तो इसमें हम लोगों को आज जो देखना है सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड व्हीटस्टोन ब्रिज। इन सबको देखने हैं भाई, क्या होता है कनेक्शन, कैसे काम होता है। तो इसको ज़रा समझा जाएगा एक एक करके, यही पार्ट बचा हुआ है, क्योंकि अब तक हम लोगों ने एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर देख रखा है भाई। वो होता है हाफ CV², एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हाफ CV² या फिर Q²/2C या फिर हाफ इंटू Q/V। V मीन्स V0, जिससे हम लोगों ने इसको चार्ज किया है, जितने पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज किया है। तो ये एनर्जी का एक्सप्रेशन देखा हम लोगों ने, साथ में कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन देखा हम लोगों ने भाई। पैरेलल प्लेट है तो ε0A/d है, और अगर स्फेरिकल है तो क्या है भाई, तो स्फेरिकल के केस में 4πε0r1r2 है डिवाइडेड बाई r2 माइनस r1 है लार्जर रेडियस माइनस स्मॉलर रेडियस। यही सब देखा था भाई। सिलेंड्रिकल के लिए भी देखा था। तो सिलेंड्रिकल के लिए क्या होता था, जब सिलेंड्रिकल के लिए कैपेसिटेंस निकालते हैं तो वो होता है 2πε0 लेंथ ऑफ द सिलेंडर डिवाइडेड बाई लॉग लार्जर रेडियस अपॉन स्मॉलर रेडियस। ये स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए होता था। और फॉर एनी कैपेसिटर कैपेसिटेंस इज चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट डिवाइडेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट डिवाइडेड बाई पोटेंशियल ऑफ द पॉजिटिव प्लेट माइनस पोटेंशियल ऑफ द नेगेटिव प्लेट। ये कैपेसिटेंस है, क्योंकि हर कैपेसिटेंस के लिए चार्ज, हर कैपेसिटर पे जो भी चार्ज होगा वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। फॉर ऑल टाइप ऑफ कैपेसिटर चार्ज जितना ज़्यादा होगा पोटेंशियल डिफरेंस भी उतना ज़्यादा डेवलप होगा, और यही प्रोपोर्शनैलिटी हम लोग लिखते हैं C∆V। इसलिए कैपेसिटेंस बनता है चार्ज डिवाइडेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटेंस वैल्यू फॉर एनी कैपेसिटर इज द वैल्यू ऑफ चार्ज व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इज 1 वोल्ट। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे जितना चार्ज आए, अगर 2 माइक्रोकूलम आए तो 2 माइक्रोफेराड हो जाएगा कैपेसिटर, क्योंकि 2 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई 1 वोल्ट, चार्ज डिवाइडेड बाई 1 वोल्ट, तो 2 माइक्रोफेराड हो जाएगा कैपेसिटेंस। अगर 1 वोल्ट अप्लाई करने पे अगर 4 माइक्रोकूलम अगर डेवलप हो तो उस कंडीशन में 4 माइक्रोफेराड हो जाएगा। मीन्स तुम जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करो और यहाँ चार्ज आएगा, रेशियो लोगे मिल जाएगा। सो कैपेसिटेंस कभी भी निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज देखेंगे और उस चार्ज को समझ करके जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो रेशियो ले लें, कैपेसिटेंस मिल जाएगा। सबके लिए ये वैलिड है। और हम लोग जब डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो डाइलेक्ट्रिक डालने पे कैपेसिटेंस अगर पूरा का पूरा स्पेस फिल कर दें तो K टाइम्स ε0A/d हो जाता है, मीन्स K टाइम्स C0 हो जाता है। C0 इज़ द कैपेसिटेंस इन केस ऑफ एयर और वैक्यूम, इन केस ऑफ एयर और वैक्यूम। भाई दिख रहा है ना पूरा? यस सर। तो ये सब हम लोगों ने देखा था। अब देखना है आज का क्लास का जो मेन टॉपिक है वो है सीरीज, पैरेलल एंड व्हीटस्टोन ब्रिज। बाकी हम लोगों ने देखा है, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिर्फ एक ही चीज़ देखा था, वो था इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन ऑन कैपेसिटेंस, ऑन पोटेंशियल डिफरेंस, ऑन चार्ज, सेल कनेक्टेड हो, सेल डिसकनेक्टेड हो, और एनर्जी। ये सब हम लोगों ने इफेक्ट देखा था, 5 फैक्टर पे देखा था। दोनों केस बना रखे थे, जब सेल हमारा डिसकनेक्टेड था तब क्या होगा, और सेल स्टिल कनेक्टेड है तब क्या होगा। तो अब चले हम लोग देखते हैं भाई कैपेसिटेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, लिखो टॉपिक सीरीज कॉम्बिनेशन। तो पहले तो तुम्हें जानना पड़ेगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स क्या है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर मतलब ग्रुपिंग। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है भाई, ग्रुपिंग कर रहे हैं, कुछ कैपेसिटर्स ले लिए आपस में कनेक्ट कर दिए। तो सीरीज ग्रुपिंग हो सकता है, पैरेलल ग्रुपिंग हो सकता है। तो कॉम्बिनेशन जब भी हम लोग बनाते हैं, सीरीज हो या पैरेलल हो, जैसा भी हो, या मिक्स्ड हो, कैसा भी हो, कैसा भी हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो ये एक A और B पॉइंट है, इनके अक्रॉस, ये A पॉइंट एंड B पॉइंट के अक्रॉस हमने कुछ कनेक्शन किया।
तो ये जो कनेक्शन किया हम लोगों ने, तो इस ग्रुप ऑफ कैपेसिटर के बदले वही ए पॉइंट और वही बी पॉइंट, तो इसके बदले में एक कैपेसिटर डालना हो तो वो कितना कैपेसिटेंस डाल दें, उसको हम लोग बोलेंगे सी इक्विवेलेंट। इस ग्रुप ऑफ कैपेसिटर के बदले में कोई भी ग्रुप है, इसमें कुछ सीरीज, कुछ पैरेलल, कुछ मिक्स्ड, कुछ भी हो सकता है। तो एक ग्रुप ऑफ कैपेसिटर ये कैसा भी हो सकता है भाई, ए ग्रुप ऑफ कैपेसिटर एंड इट्स सिंगल इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या हुआ? हम लोग बोलते हैं कि एक ग्रुप के बदले में एक सिंगल इक्विवेलेंट कैपेसिटर, सी इक्विवेलेंट। तो ये क्या सेंस बनता है इससे? इक्विवेलेंट मतलब क्या? इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? तो इसका मीनिंग समझो। एक ग्रुप ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स and its single equivalent means we can replace the group by single equivalent capacitor with no other effect at any point, at any other point on the circuit। इस सर्किट में कोई दूसरा इफेक्ट ना हो, मतलब कोई चेंज ना हो इस रिप्लेसमेंट से। देयर शुड नॉट बी एनी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। देखो भाई, जब भी आप देखोगे कि एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है, उसमें ए और बी के क्रॉस ये ग्रुप ऑफ कैपेसिटर्स हैं, इनको हम लोगों ने क्या किया, रिप्लेस कर दिया एक सिंगल इक्विवेलेंट से। तो रिप्लेस करने का मीनिंग जो है, इसका सिंपल मीनिंग ये है कि दूसरे पार्ट ऑफ द सर्किट को पता भी नहीं चलना चाहिए कि ये रिप्लेसमेंट हो गया है। मीन्स उसका करंट दूसरे पार्ट में या चार्ज दूसरे पार्ट में या पोटेंशियल डिफरेंस दूसरे पार्ट में अनअफेक्टेड होना चाहिए। और ये जो इक्विवेलेंसी है वो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंसी है। इट मीन्स ये देखने में, मान लो एक रेड कलर का कैपेसिटर हो, एक ब्लू कलर का कैपेसिटर हो, एक ग्रीन कलर का कैपेसिटर हो, एक येलो कलर का कैपेसिटर हो और एक वाइट कलर का कैपेसिटर हो, एक कुछ और ग्रीन कलर का कैपेसिटर है। इस तरह से कुछ कैपेसिटर्स यहाँ कनेक्टेड हैं और इसके बदले में तुमने एक सिंगल वाइट कलर का लगा दिया। तो रमेश बोल सकता है, अरे ये तो देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था सर्किट, पीछे से रेड ब्लू वाइट का कॉम्बिनेशन था, तुमने तो एक सिंगल वाइट लगा दिया, तो ये देखने में उतना अच्छा नहीं है। तो भाई देखने में अच्छा नहीं है तो ये लुक वाइज इक्विवेलेंट नहीं है, ये लुक वाइज इक्विवेलेंट नहीं है और उससे मतलब नहीं है, लुक वाइज इक्विवेलेंट नहीं है, कॉस्ट वाइज इक्विवेलेंट नहीं हो सकता। इसका कॉस्ट ज़्यादा हो, ग्रुप में जितने भी कैपेसिटर हैं, इसका कैपेसिटर का कुछ कम हो या इसका ज़्यादा हो, इसके कम हो। तो ना तो ये लुक वाइज इक्विवेलेंट है, ना ये कॉस्ट वाइज इक्विवेलेंट है। किस मामले में इक्विवेलेंट है भाई? तो इसके बदले में एक इक्विवेलेंट तब समझा जाता है ये इलेक्ट्रिकली इक्विवेलेंट है। और इलेक्ट्रिकली इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि ये दोनों पॉइंट के अक्रॉस इस ग्रुप को हटा करके एक सिंगल इक्विवेलेंट डाल दें। देयर शुड बी नो इलेक्ट्रिकल चेंज in other part of the circuit, in any part of the circuit. It means we can always replace the group with single और single with the group। और ये रिप्लेसमेंट कोई इलेक्ट्रिकल चेंजेस नहीं लाएगा। लुक वाइज चेंज ला दे, कॉस्ट वाइज चेंज ला दे, वो अलग मैटर है, वो हम लोग नहीं देखते। यहाँ इक्विवेलेंसी जो पढ़ रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ रहे हैं, ये इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंसी पढ़ रहे हैं। तो ए कैपेसिटर इज, लिख लो तुम भी भाई, ए कैपेसिटर इज सेड टू बी इक्विवेलेंट। लिखो भाई, तुम भी लिखो, ए कैपेसिटर इज सेड टू बी इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रिकली। सेड टू बी इक्विवेलेंट टू ए ग्रुप ऑफ कैपेसिटर्स if charge drawn by the single equivalent and the group, if charge drawn by single equivalent and the group are same,
सेम पोटेंशियल डिफरेंस applied across लिखना ज़रूरी है भाई, कुछ लिखते चलने हैं ताकि माइंड में सेट होता चले। ए ग्रुप ऑफ कैपेसिटर एंड सिंगल इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या है? तो भाई मीनिंग ये है, क्या भाई? तो मीनिंग ये है कि कैपेसिटर इज सेट टू बी इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब इलेक्ट्रिकली इक्विवेलेंट टू ए ग्रुप ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर इज सेट टू बी इक्विवेलेंट टू ए ग्रुप ऑफ कैपेसिटर इफ़ चार्ज ड्रॉन। भाई देखो, कैपेसिटर का काम होता है चार्ज ड्रॉ करना। सेल लगा दोगे, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दोगे तो कुछ ये चार्ज ड्रॉ कर लेगा, कुछ ये चार्ज ड्रॉ करेगा। ये भी लगा दोगे तो ये भी कुछ चार्ज ड्रॉ करेगा। इसने Q1 ले लिया, इसने Q2 ले लिया, मान लो चार्ज इधर से आया, चार्ज इसने Q ड्रॉ किया। अगर सेल कनेक्ट करेंगे तो ये Q चार्ज ये भी ड्रॉ करेगा, ये भी ड्रॉ करेगा भाई Q चार्ज। तो सेड टू बी इक्विवेलेंट to a group of capacitor if charge drawn by the single equivalent, charge drawn by the single equivalent। यहाँ पे ये single equivalent मान लो कुछ भी है, single equivalent ये मान लो Q है, तो ये जो चार्ज ड्रॉ कर रहा है यहाँ पे ये Q ड्रॉ कर रहा है। तो ये भी जब हम लोग वही सेल लगाएं, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस लगाएं, तो ये भी चार्ज कितना ड्रॉ करे भाई? तो Q ही ड्रॉ करे। अब ये Q में से कुछ पार्ट इधर चला गया, कुछ पार्ट इधर चला जाए, वो बात अलग है। मीन्स Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, वो अलग मैटर। बट ओवरऑल सेल से जो चार्ज ड्रॉ करेगा, ये पूरा ग्रुप मिल करके Q चार्ज ड्रॉ किया, तो ये अकेले भी Q चार्ज ही ड्रॉ करे फॉर द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। V0 यहाँ तो V0 यहाँ भी। तो यहाँ पे देखो लिखा है हमने, इफ़ चार्ज ड्रॉन बाय द सिंगल इक्विवेलेंट एंड द ग्रुप आर सेम for same potential difference or cell applied across the group and its single equivalent। same potential difference apply किया across the group and single equivalent, तो charge drawn must be same। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो बहुत बढ़िया, यहाँ तक क्लियर समझे। तो इसका एक और भी मीनिंग हम लोग लिखेंगे भाई, एक और पॉइंट भी लिख लेंगे। तो लिखो भाई, एक और पॉइंट लिखो। ये तो पहले लिखेंगे ही, एक और बात भी लिखेंगे। If C0 is equivalent to a group of capacitors, then if C0 is equivalent to a group of capacitor, then these can be interchanged for all electrical purpose। And there should not be any other change in the other part of circuit। तो ये इक्विवेलेंट समझा जाएगा। इक्विवेलेंट का मतलब ही है कि इंटरचेंज कर पाएंगे हम लोग इजीली।
If C0 is equivalent to a group of capacitors, then these can be interchanged, interchange कर सकते हैं for all electrical purpose, electrically हम लोग जब ज़रूरत पड़े कर सकते हैं, and there should not be any other change in the other part of the electrical circuit, other part में कोई change नहीं होना चाहिए, बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए। चेंज क्या नहीं होना चाहिए? कहीं का पोटेंशियल डिफरेंस ना चेंज हो जाए, कहीं का करंट ना चेंज हो जाए, कहीं का चार्ज ना चेंज हो जाए, वो सब नहीं होना चाहिए। अदर पार्ट को पता भी ना चले और ये रिप्लेस्ड हो जाए। ये है सिंगल इक्विवेलेंट का मीनिंग। क्लियर हुआ तो मैं आगे बढ़ूँ, ये तो मीनिंग समझे। बोलो भाई, दिख रहा है युवराज? यस सर। ठीक है, यहाँ तक तो आगे बढ़ते हैं। दिस वाज ओनली द मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन। ये रेसिस्टेंस में भी हम लोग पढ़ते थे भाई, रेसिस्टेंस में भी तुमने पढ़ा है अगर 11th क्लास, ये 10th क्लास में रेसिस्टेंस का ग्रुपिंग, तो वो भी भाई वही है, ये भी वही है, ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस और ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, ये सब एक ही बात है, कॉन्सेप्ट बेसिक सेम ही है। तो ठीक है भाई, कॉम्बिनेशन का मीनिंग समझे। अब सीरीज पैरेलल में जैसे रेसिस्टेंस में फॉर्मूला होता था, सीरीज में होता था तो रेसिस्टेंस लिखते थे इक्विवेलेंट। अगर सीरीज में है ऐसे तो रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट क्या होता था रोशन? अगर R1 है, R2 है, R3 है, अगर ये सीरीज में हो तो क्या होगा इक्विवेलेंट? रोशन बोलो। रोशन बोलो, तान्या बोलो, युवराज। रेसिस्टेंस सीरीज में है तो इक्विवेलेंट क्या होगा? तीनों के बदले में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो? हाँ तो भाई यही बात बोलो ना, R1 + R2 + R3 ऐसा होता था ना, होता था ना भाई, R1 + R2 + R3 ऐसा होता था रेसिस्टेंस में। तो अब कैपेसिटर्स होंगे सीरीज में, सीरीज अभी देखना है। मान लो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तीनों को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो उस कंडीशन में इक्विवेलेंट क्या होगा? तो इस कंडीशन में इक्विवेलेंट हम लोग निकालेंगे इस फार्मूला से, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ये सीरीज में ये बनेगा इक्विवेलेंट का फार्मूला। सीरीज में इधर रेसिस्टेंस का फार्मूला था। सिमिलरली अगर हम लोग चाहें तो सीरीज में ये पैरेलल में भी हम लोग फार्मूला समझ सकते हैं। पैरेलल में अगर रेसिस्टेंस की बात करें, एक रेसिस्टेंस R1 है, सबको पता है भाई, R2 है और R3 है, R1 R2 R3। तो पैरेलल में जब होता था तो क्या करते थे भाई? तो 1/R इक्विवेलेंट लिखते थे, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 ऐसा तो लिखते थे भाई, याद होगा। 1/R इक्विवेलेंट ये होता था पैरेलल रेसिस्टेंस के केस में। बट कैपेसिटर के केस में मान लो ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है, C1 C2 C3, और इस तरह से मान लो ये B पॉइंट है, इधर A पॉइंट है, पैरेलल में कनेक्टेड, ऐसे को बोलते हैं पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो जो C इक्विवेलेंट होगा वो होगा C1 + C2 + C3। मीन्स फार्मूला क्या हुआ? इंटरचेंज हो गया। देख रहे हो, फार्मूला इंटरचेंज हो गया। जो रेसिस्टेंस में सीरीज में था वो यहाँ कैपेसिटर में पैरेलल में होगा, और जो रेसिस्टेंस में पैरेलल में था, ये रेसिप्रोकल वाला जो रेसिस्टेंस में पैरेलल में था वो कैपेसिटर के लिए सीरीज में हो जाएगा। फार्मूला जस्ट चेंज हो जाएगा। जो सीरीज का फार्मूला था, जो सीरीज़ का फार्मूला था रेसिस्टेंस में, वो अब यहाँ पैरेलल कैपेसिटर्स में हो जाएगा, और जो पैरेलल रेसिस्टेंस में था वो अब कैपेसिटर में हो जाएगा सीरीज में। तो फार्मूला तो याद हो गया। फार्मूला क्या हो गया? इंटरचेंज हो गए। सीरीज में अगर कैपेसिटर्स होंगे तो रेसिस्टेंस का पैरेलल वाला फार्मूला यूज़ होगा, मीन्स रेसिप्रोकल वाला, 1/C इक्विवेलेंट, 1/C इक्विवेलेंट इज 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ये कब के लिए है भाई? तो ये सीरीज़ के लिए है। तो सीरीज में ऐसा होता है, रेसिस्टेंस का उल्टा हो गया यहाँ पे काम, और पैरेलल में ऐसे होता है। पैरेलल में जो रेसिस्टेंस का फार्मूला था वो यहाँ कैपेसिटर के केस में सीरीज में, और सीरीज में जो था रेसिस्टेंस के केस में वो बन गया पैरेलल कैपेसिटर के केस में।
मीन्स कैपेसिटर में याद रखने का यही तरीका है कि फार्मूला रिवर्स हो जाएंगे। सीरीज वाला फार्मूला पैरेलल में, पैरेलल वाला फार्मूला सीरीज में लग जाएगा रेसिस्टेंस से कंपेयर करें तो। क्लियर है? ये कैसे आया डेराइव करना, वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वो मैं अभी प्रूव कर दूंगा कि कैसे आया ये फार्मूला। लेकिन रिजल्ट तो याद रखेंगे, न्यूमेरिकल में रिजल्ट काम आएगा। क्लियर है यहाँ तक? बोलो रोशन। तेरा कभी कभी आवाज़ आता है, कभी नहीं आता है, ये क्या करता है भाई? अलर्ट रहा करना, क्या करता है? ऐसा तो नहीं चाय पीने लगता है। चिराग क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया भाई, तो चलो देखा जाए। तो लिखो टॉपिक सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 मार्क्स का आ जाएगा डेराइव करने को। चलो देखा जाए। तो सबसे पहले तो मैं ये 3 कैपेसिटर्स कम से कम दिखा दूँ। 3 के अलावा 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर बुक में तुम्हें 3 का दिखाया रहेगा, तो 3 का ही करो भाई। 4 भी हो जाएगा तब भी अप्लाई, लॉजिक विल रिमेन सेम। 2 भी रहेगा तब भी लॉजिक विल रिमेन सेम। चलो ठीक है यहाँ तक। अब देखो इसके बदले में एक इक्विवेलेंट, इसके बदले में एक इक्विवेलेंट हम लोग देखना चाहते हैं। तो चलो भाई, इसके बदले में एक इक्विवेलेंट अगर मैं दिखाऊं तो ये है हमारा C इक्विवेलेंट, A और B, वही A और B, बट यहाँ आ गया अब C इक्विवेलेंट। और दोनों के इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंसी का मीनिंग तो आप समझ ही चुके हो भाई। ठीक है, तो अब हम लोग देखें कि इसमें एक सेल लगाया, मान लो हमने V0 वैल्यू का, V0 सेल लगाया 10 वोल्ट का, 20 वोल्ट का, जो भी है। तो इसने कुछ चार्ज ड्रॉ किया, Q चार्ज ड्रॉ किया, तो ऑब्वियसली इस पे -Q चार्ज आएगा। मीन्स इसने क्या किया, इस सेल ने, याद है बताया था चार्जिंग के टाइम में, ये सेल का काम होता है इलेक्ट्रॉन को अपने पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट करना। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा और चार्ज को इधर ट्रांसफ़र करेगा। करंट ऐसे होगा जो कि चार्ज यहाँ पुट करेगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वैसे वैसे इधर पॉजिटिव बनता जाएगा और इलेक्ट्रॉन को ये पहुंचाएगा किधर, इधर पहुंचाएगा, इलेक्ट्रॉन को इधर पहुंचाएगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ निगेटिव होता जाएगा। मान लो इसने काम किया क्या भाई, 100 इलेक्ट्रॉन मान लो निकाल दिया, तो 100 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पॉजिटिव बनेगा और 100 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ निगेटिव भी बनेगा। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कराया और करंट इस डायरेक्शन में एग्जिस्ट कराया। V0 सेल लगा तो इसका इक्विवेलेंट का मतलब हुआ कि वही V0 सेल जब यहाँ लगा दें, वही A और B के अक्रॉस सेम V0 पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी लगा दें, तो ये भी इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू करेगा। इस प्लेट से कनेक्टेड है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और इलेक्ट्रॉन को कहाँ पहुँचाएगा भाई, निकाल के यहाँ पहुँचाएगा ये इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ निगेटिव बनता जाएगा। ध्यान देना सारे लोग। अब यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन इसने निकाल के यहाँ पहुँचाया, तो इक्विवेलेंसी का मतलब ये हुआ कि जो सेल 10 वोल्ट का 100 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे से ट्रांसफ़र किया और तब जाके यही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ सेट हो गया। तो वैसा ही काम ये भी करे, उतना ही चार्ज ड्रॉ करे। मीन्स ये भी 100 इलेक्ट्रॉन को ही निकाले, यानी कि यहाँ पे अगेन ये +Q ही करे और यहाँ -Q, क्योंकि ये 100 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से बना है। इट मीन्स Q इज़ इक्वल टू 100 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। 100 इलेक्ट्रॉन को निकाला है तो 100 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो गया। तो यहाँ पे भी ये 100 इलेक्ट्रॉन के कॉरस्पॉन्डिंग देखो, ये Q दिखाया हमने तो सेम Q यहाँ दिखाया। इक्विवेलेंसी का मतलब ही यही है कि अगर V0 पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, यहाँ पे अप्लाई किया V0 पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसने Q चार्ज समझो कि सप्लाई किया, या समझो कि 100 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करके यहाँ पहुँचाया और Q चार्ज इस्टेब्लिश हो गया, तो ये भी 100 इलेक्ट्रॉन को पहुँचाएगा और Q चार्ज इस्टेब्लिश हो जाएगा। यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन निकला इसलिए +Q और यहाँ 100 इलेक्ट्रॉन पहुँचा इसलिए -Q। बोलो ठीक है यहाँ तक? तभी इक्विवेलेंट समझा जाएगा।
बोलो भाई तान्या, रोशन। तो ये इक्विवेलेंट का मतलब ये हुआ। अब जरा देखा जाए थोड़ा सा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और आइसोलेटेड सिस्टम की बात देखना पड़ेगा। तो देखो भाई, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और आइसोलेटेड सिस्टम, ये प्लस क्यू है। तो जैसे ही प्लस क्यू आया और दो पैरेलल प्लेट हों, एक पे प्लस क्यू आया तो ये यहाँ सीधा माइनस क्यू डेवलप कर देगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करेगा, पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करेगा, उससे इसके इलेक्ट्रॉन को ये बुला लेगा और यहाँ माइनस क्यू डेवलप हो जाएगा। ये बात एक फैक्ट है। कभी भी दो पैरेलल प्लेट अरेंज्ड हो जाएं, कभी भी दो पैरेलल प्लेट अरेंज हों और इस पे तुमने क्यू चार्ज डाला और इस पे यहाँ पे देखो क्यू चार्ज डाल दिए, अगर इस वाले सरफेस पे क्यू चार्ज है तो ये इस वाले इनर सरफेस पे माइनस क्यू डेवलप कर देगा। मीन्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करेगा और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में इसके इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन नियर बाई सरफेस में आ जाएंगे। इस तरह से यहाँ माइनस क्यू डेवलप हो जाएगा। कुछ लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा, भाई ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि ये क्यू है तो माइनस क्यू ही डेवलप कर ले। तो भाई अभी के लिए मान लो कि ये ऐसा ज़रूरी है, ये क्यू होगा तो इधर भी माइनस क्यू डेवलप होगा, क्योंकि यहाँ सिग्मा होता है ना, तो ये माइनस सिग्मा डेवलप कर लेता है। तो जितना एरिया ये है उतना ही एरिया ये है, ये क्यू चार्ज होगा सिग्मा इंटू ए, तो ये भी सिग्मा माइनस सिग्मा इंटू ए दैट इज माइनस क्यू चार्ज होगा। इसको प्रूव हम लोग अलग कर लेंगे, गॉस लॉ से प्रूव होता है। बट एक पैरेलल प्लेट में एक फेसिंग सरफेस अगर क्यू चार्ज रखा है, इनर सरफेस अगर हमारा यहाँ पे ये दोनों का इनर सरफेस एक ये है एक ये है, तो इनर सरफेस एक पे अगर क्यू चार्ज रखा तो दूसरे पे इधर माइनस क्यू डेवलप होगा। ये फैक्ट है, अभी के लिए खोपड़ी में सेट कर लो और अभी इसको जब डेवलप कर लेंगे, जब ये फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे तो मैं तुम्हें साइड से ये दिखा दूंगा। यूजिंग गॉस लॉ वी कैन प्रूव दैट अगर इस पे क्यू है तो इस पे माइनस क्यू, इस पे सिग्मा है तो इस पे माइनस सिग्मा होता है। ठीक है, तो अभी के लिए ये फैक्ट यूज़ कर लिया जाए। तो इसलिए होगा क्या, अब जरा देखो कि ये जो Q है, ध्यान देना, ये जो यहाँ पे Q आया है ये अपने साथ वाले प्लेट पे माइनस क्यू डेवलप कर लेगा और ये एक प्लेट और ये कनेक्टेड दूसरे का प्लेट, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम बना रहा है। ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड मतलब इसको सराउंडिंग से कोई लेना देना नहीं है, कोई इसको ना चार्ज दे सकता है ना ये किसी और को चार्ज दे सकता है। सच ए बाउंड्री अक्रॉस विच देयर इज नो ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज। इसलिए ये एक आइसोलेटेड एक प्लेट, देखो बीच में इंसुलेटर है, ये एक प्लेट, बीच में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन और ये दूसरा प्लेट आपस में कनेक्टेड और ये इंसुलेटर है, इसलिए चार्ज ट्रांसफ़र अलाउड नहीं। सो इन दोनों प्लेट का कंबाइंडली जो भी चार्ज होगा दैट विल रिमेन कांस्टेंट और कंजर्व्ड बिकॉज दिस इज ए आइसोलेटेड सिस्टम। अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम है और यहाँ माइनस क्यू इस फैक्ट से आया कि इसके पैरेलल में ये प्लस क्यू है तो यहाँ माइनस क्यू डेवलप कर लेगा, तो ये भी एक फैक्ट हो गया कि आइसोलेटेड सिस्टम में नेट चार्ज तो पहले जीरो था। अब दो प्लेट ऐसे थे कनेक्टेड आपस में, तो भाई नेट चार्ज तो इनका जीरो था तो अब भी जीरो होगा। तो यहाँ माइनस क्यू डेवलप करने का मतलब है कि यहाँ पे क्या होना, प्लस क्यू। तो यहाँ प्लस क्यू होगा, तभी यहाँ पे नेट चार्ज अब भी इस आइसोलेटेड सिस्टम पे ज़ीरो रहेगा। इसमें नेट चार्ज हमारा बिफोर कनेक्टिंग द सेल कोई चार्ज नहीं था, इसलिए दोनों प्लेट का कंबाइंडली चार्ज ज़ीरो था, न्यूट्रल था, नेट चार्ज ज़ीरो था, तो अब भी नेट चार्ज ज़ीरो ही रहेगा। सिमिलरली एक चीज़ और देखें, यहाँ पे इसकी बात करें, इस वाले की, यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है भाई, ये भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है, टू प्लेट कनेक्टेड टुगेदर।
और ये प्लस क्यू वाला है तो ये यहाँ पे माइनस क्यू डेवलप करा लेगा भाई इस प्लेट पे, यहाँ माइनस क्यू हो गया। और माइनस क्यू होगा तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है आइसोलेटेड सिस्टम के लिए कि यहाँ पे प्लस क्यू होगा, तो ये प्लस क्यू है, इधर माइनस क्यू है। मीन्स तीनों कैपेसिटर C1, C2 एंड C3, तीनों कैपेसिटर में Q माइनस क्यू, Q माइनस क्यू, Q माइनस क्यू चार्ज आ गए। इट मीन्स जो चार्ज इस पे आया Q माइनस क्यू, वही चार्ज इस पे भी आए, इस पे भी आए, इस पे भी आए। लेकिन ये सेल जो है वो तो 100 इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफ़र किया है, ये भी क्या किया है, 100 इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफ़र किया है। ये 100 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करके Q और माइनस क्यू डेवलप किया, ये भी 100 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करके यहाँ Q, यहाँ माइनस क्यू डेवलप किया। बाद में जो हुआ वो तो इंडक्शन था, वो तो इंडक्शन था भाई, इंड्यूस कर दिया। पास में एक प्लेट है, माइनस क्यू डेवलप कर लिया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से आइसोलेटेड सिस्टम है तो माइनस क्यू तो प्लस क्यू, और ये प्लस क्यू तो इधर माइनस क्यू डेवलप कर लिया, ये माइनस क्यू है तो ये प्लस क्यू हो गया, और प्लस क्यू यहाँ माइनस क्यू मिल करके इस कैपेसिटर का भी चार्जिंग कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट। इट मीन्स ऑल द कैपेसिटर्स इन सीरीज विल हैव सेम चार्ज। एक पॉइंट निकल के आया, all capacitors in series have same charge, ये होगा। बोलो यहाँ तक क्लियर है? भुवनेश तुमने बताया ना कि करंट सेम तो रेसिस्टेंस सीरीज में। देखो ध्यान से, R1, R2, R3 करंट I1 है, I1 है, I1 है, I1 है, सब I1 है। ध्यान से समझ लेना सारे लोग, अगर करंट सेम है, इफ करंट सेम देन रेसिस्टेंस आर इन सीरीज। यही बोला ना, यही बोला ना भुवनेश? तो ये सोचना ठीक नहीं है, ये गलत है। इफ़ करंट सेम हो जाए तो सीरीज में है, ये सोचना गलत है। इसका उल्टा ठीक है, अगर सीरीज में होंगे तो करंट सेम होंगे। करंट सेम है इसलिए सीरीज में नहीं, सीरीज में है इसलिए करंट सेम है। देखो जो तुमने बोला कि करंट सेम है तो सीरीज में हो जाए, तो देखो भाई तुम्हारे घर में एक, मान लो एक 100 वाट बल्ब हो, और मेरे घर में भी 100 वाट बल्ब है, और युवराज के घर में भी 100 वाट बल्ब है। तीनों ने ऑन कर दिया और तीनों के 100 वाट बल्ब में सेम करंट है, सेम करंट है। तुम्हारे फैन में, सीलिंग फैन में जितना करंट जा रहा है उतना ही मेरे वाले सीलिंग फैन में भी आ रहा है, उतने युवराज के यहाँ भी सीलिंग फैन में आ रहा है करंट। तो क्या तीनों सीरीज में है? तो क्या तीनों सीरीज में हैं? भुवनेश बोलो। नो सर, नहीं है। नहीं है ना? तो इसलिए तुमने जो ये कहा कि अगर करंट सेम होगा तो सीरीज में होगा, ये गलत है। करंट तो कहीं का भी सेम हो सकता है भाई। एक यूएस में भी पैनल चल रहा है, यहाँ भी पैनल चल रहा है, एक कहीं और आगरा में भी चल रहा है, लखनऊ में भी चल रहा है, बहुत जगह पैनल चल रहा है। सब में करंट भी सेम है, एक ही कंपनी का हो, सब वही 220 वोल्ट जो सप्लाई है घर में उसके क्रॉस लगा है, सब में करंट सेम ही जा रहे हैं, तो सब सीरीज में नहीं हो जाएंगे कनेक्टेड। तो ये सोचना गलत है कि करंट सेम है तो सीरीज में है, नहीं। करंट तो देखो, अगर एक बल्ब यहाँ है, एक बल्ब यहाँ है पैरेलल में लगा रखा है, एक बल्ब यहाँ है पैरेलल में लगा रखा है, ठीक है, और इसको हमने एक सेल से लगा दिया, सेल कनेक्ट कर दिया, रेसिस्टेंस है 2 ओम 2 ओम 2 ओम, और ये है 10 वोल्ट।
जो करंट यहाँ होगा ना वही करंट यहाँ होगा, उतना ही करंट यहाँ भी होगा। तीनों के लिए आइडेंटिकल कंडीशन है। करंट यहाँ पे मान लो अगर 3 एम्पियर है तो यहाँ भी 3 एम्पियर है, यहाँ भी 3 एम्पियर है, तीनों में करंट सेम है। क्या तीनों सीरीज में हो गए? तो करंट सेम होने से सीरीज नहीं कंक्लूजन निकालना है, ध्यान रखना, ये कॉमन मिसकंसेप्शन है। करंट सेम है इसलिए सीरीज में नहीं है, सीरीज में है इसलिए करंट सेम है। देखो कैसे, सीरीज का मतलब ही होता है, सीरीज में देखो, सीरीज का मतलब क्या होता है? आप कैसे समझते हो कि सीरीज में कनेक्टेड है? वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तुम्हें, कैसे समझेंगे सीरीज में है? तो सीरीज में कनेक्टेड समझने का एक ही है फॉर्मूला, एक ही समझ में आने का कॉन्सेप्ट है। वो क्या है? एंड टू एंड कनेक्टेड without any branching। देखो, all resistance, all resistors oblique capacitors are said to be connected in series if they are end to end connected without any branching in between। ध्यान से समझना, all resistors और कैपेसिटर्स दोनों के लिए है लॉजिक सेम। All resistor और capacitor are said to be connected in series, are said to be connected in series if they are connected end to end, if they are end to end connected without any branching in between। मतलब एक ये है रेसिस्टेंस, तो दूसरा इसके एंड से ही इसका पहले वाले के एंड पे दूसरे वाले के एंड आ गया, एंड टू एंड कनेक्टेड हो जाए, एंड टू एंड कनेक्टेड हो जाए विदाउट एनी ब्रांचिंग। मतलब यहाँ से ब्रांचिंग ऐसे नहीं होना चाहिए, कहीं यहाँ से ऐसे नहीं होना चाहिए, ये एंड टू एंड कनेक्टेड हो विदाउट एनी ब्रांचिंग, एंड टू एंड कनेक्टेड हो विदाउट एनी ब्रांचिंग इन बिटवीन, देन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। और जब भी ऐसा होगा एंड टू एंड कनेक्टेड, ध्यान देना, एंड टू एंड कनेक्टेड होना चाहिए विदाउट एनी ब्रांचिंग। तो इस कंडीशन में जो भी करंट है वो ज़रूर सेम होगा, क्योंकि ब्रांचिंग है ही नहीं बीच में। बीच में जब ब्रांचिंग नहीं है तो जो करंट इधर जाएगा 2 कूलम पर सेकंड, तो 2 कूलम पर सेकंड यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, क्योंकि सारे रेसिस्टर सीरीज में कनेक्टेड हैं एंड टू एंड। ब्रांचिंग है ही नहीं, इसलिए कहीं इधर उधर जाने का स्कोप ही नहीं है। तो मजबूरी है, करंट जरूर सेम रहेगा। सीरीज में कनेक्टेड तो करंट जरूर सेम। और सीरीज में कैसे समझेंगे कनेक्टेड भाई? तो एंड टू एंड कनेक्शन होना चाहिए, बीच में कोई ब्रांचिंग नहीं होना चाहिए। ऐसे है, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, ये सब एंड टू एंड कनेक्टेड है विदाउट एनी ब्रांचिंग, सीरीज में होंगे। और सीरीज में होंगे तो करंट मस्ट बी सेम। तो इसलिए ये आप लिख सकते हैं, ऑल कैपेसिटर्स इन सीरीज हैव सेम चार्ज। होगा ही भाई, तो सीरीज का मतलब ही यही होता है। सीरीज में है तो एंड टू एंड कनेक्टेड होगा, और एंड टू एंड कनेक्टेड होगा तो बीच में कहीं और तो हो नहीं सकता, इसलिए क्यू चार्ज आया, यहाँ माइनस क्यू तो यहाँ प्लस क्यू होगा, यहाँ माइनस क्यू यहाँ प्लस क्यू। तो ऑल कैपेसिटर्स हैव सेम चार्ज। क्यों सेम चार्ज हुआ? क्योंकि सीरीज में है इसलिए सेम चार्ज हुआ, क्योंकि सीरीज में है इसलिए करंट सेम हुआ। करंट सेम हुआ इसलिए सीरीज में नहीं है, सीरीज में है, एंड टू एंड कनेक्टेड है, इसलिए कोई स्कोप ही नहीं है, करंट को सेम होना पड़ेगा, चार्ज को सेम होना पड़ेगा। बात समझ में आ गई डिफरेंस भुवनेश? सीरीज में है इसलिए करंट सेम होगा। इसको नोट कर लो भाई, इसको नोट कर लो। इसलिए ऑल कैपेसिटर्स और रेसिस्टर्स ऑल हैव सेम चार्ज और करंट। देखो, कैपेसिटर के लिए चार्ज ड्रॉन, रेसिस्टर के लिए करंट ड्रॉन। रेसिस्टेंस जब सेल लगाते हो करंट ड्रॉ करता है, कैपेसिटर लगाते हैं तो वो सेल से चार्ज ड्रॉ करता है। कॉन्सेप्ट विल रिमेन सेम। करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी सेम कॉन्सेप्ट फिर से रिपीट होगा चैप्टर 3 में।
तो ऑल रेजिस्टर्स ऑब्लिक कैपेसिटर आर सेट टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। ये बीच में ये वाला हटा सकते हो भाई, ये वाला ऐसे ही डायग्राम यहाँ बना हुआ है। All resistors or capacitors are said to be connected in series if they are connected end to end without any branching in between। ये एक सेंटेंस सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फैक्ट हो गया। All capacitors in series have same charge, वो हम लोगों ने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखा दिया। इधर वाला हटा दें। अब 3 मार्क्स का आएगा तो आप ये लिख सकते हैं। कैसे समझेंगे सीरीज में कनेक्टेड, तो ये है। अब हटा रहा हूँ इधर का। एक और सेंटेंस लिखता हूँ। इफ सीरीज कनेक्शन then charge oblique current must be same। But the converse is not true। इसका मीनिंग समझ गया। कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है, मतलब उल्टा नहीं कह सकते कि करंट अगर सेम हो, चार्ज सेम हो तो सीरीज कनेक्टेड है। दैट इज इफ चार्ज और current is same in all capacitors then they may or may not be in series। तो इसी बात को मैंने लिख दिया। बोलो ठीक है, लिख लिए। इफ सीरीज कनेक्शन दैट इज एंड टू एंड then charge और current must be same but the converse is not true। इसका उल्टा नहीं है। सीरीज में है इसलिए चार्ज और करंट सेम होगा। चार्ज करंट सेम होने से सीरीज में होना गलत होगा। इफ़ चार्ज और करंट इज सेम देन ऑल कैपेसिटर और रेसिस्टर देन दे मे और मे नॉट बी कनेक्टेड इन सीरीज। इसका कोई गारंटी नहीं कि वो सीरीज में है या नहीं है, कुछ भी हो सकता है भाई। ठीक है, फिर से इसको हटा रहा हूँ। लिख लिए सेम बात, वही बात को दूसरे वर्ड्स में लिखा है। भुवनेश क्लियर हुआ यहाँ तक? तरुण? तो फिर ठीक है भाई। अब मेन चीज़ पे आ जाए। ये तो 1-2 सेंटेंस स्टार्टिंग में लिखना चाहिए जब 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो, लेकिन अब आपको इसका मेन डेरिवेशन दिखाना है। फॉर्मूला कहाँ से आया वो भी दिखाना होगा आपको। तो फॉर्मूला कैसे दिखाओगे भाई, वो ज़रा देखो। लिखेंगे हम लोग फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंसी। जो इक्विवेलेंसी का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में, कॉन्सेप्ट और मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंसी बात एक ही है। अगर कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंसी या मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंसी हम लोग यहाँ अप्लाई करें तो हमें पता है मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंसी का मीनिंग क्या है। सेम पोटेंशियल डिफरेंस सेम चार्ज ड्रॉन, सेम पोटेंशियल डिफरेंस सेम चार्ज ड्रॉन होना चाहिए। मीन्स फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंसी इफ चार्ज ड्रॉन
by the single capacitor and the group are same. अगर चार्ज ड्रॉन सेम है देन पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होना चाहिए, देन पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी सेम। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंसी यही तो कहता है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करो, सेम चार्ज ड्रॉन होगा। सेम चार्ज ड्रॉन है तो इसका मतलब सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड होना चाहिए। यहाँ 100 अगर माइक्रोकुलम्ब है उसके लिए 3 वोल्ट सेल लगा है, तो यहाँ भी 100 माइक्रोकुलम्ब के लिए 3 वोल्ट सेल ही होना चाहिए। इस ग्रुप के अक्रॉस 3 वोल्ट या सिंगल के अक्रॉस 3 वोल्ट। अगर ये 100 माइक्रोकुलम्ब चार्ज ड्रॉ करने में, इस ग्रुप ने 100 माइक्रोकुलम्ब चार्ज ड्रॉ करने में अगर 5 वोल्ट का सेल चाहिए था इसको, और ये 100 माइक्रोकुलम्ब ड्रॉ करने में 6 वोल्ट का सेल इसको चाहिए, तो ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं समझा जाएगा। दोनों चार्ज ड्रॉन सेम किए हैं अगर, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम से ड्रॉन होने चाहिए। इट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये वाला जो V0 है, ये ऊपर का जो V0 है वो दोनों सेम होना चाहिए, और यहाँ का जो ये V0 है वो क्या है, तो वो है भाई ये पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, मान लो 5 वोल्ट यहाँ, 5 वोल्ट यहाँ और 5 वोल्ट यहाँ, या 5 वोल्ट 6 वोल्ट 11 वोल्ट ऐसे हैं अगर, तो V1 ये अगर है, V2 ये पोटेंशियल डिफरेंस है, V3 ये पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये V0 क्या होना चाहिए, तो V1 + V2 + V3 होगा भाई ये। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो V0 है वही ये V0 है, और ये V0 क्या, V1 + V2 + V3 है। इट मीन्स जो हमारा सिंगल इक्विवेलेंट के अक्रॉस V0 है और ये ग्रुप के अक्रॉस V1 + V2 + V3 है, V1 + V2 + V3 है, वो दोनों सेम होना चाहिए। V1 + V2 + V3 VAB ये हमारा वही होना चाहिए जो यहाँ है। ये दोनों क्या है भाई, तो VAB है। VAB ये सिंगल इक्विवेलेंट के लिए और ये ग्रुप के लिए, दोनों सेम होना चाहिए क्योंकि दोनों ने Q चार्ज ड्रॉ किए हैं। इफ़ चार्ज ड्रॉन बाय द सिंगल कैपेसिटर एंड द ग्रुप आर सेम देन पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी सेम। इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। ये सिंगल वाले ने किया है ड्रॉ और ये ग्रुप ने मिल के किया है ड्रॉ, तो ये दोनों सेम होना ही चाहिए। फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंसी यही होता है भाई। तो इसको अब हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है भाई, इसको अप्लाई कर दिया जाए तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग लिखेंगे कि ये जो V0 है इज़ इक्वल टू V1 + V2 + V3 है। तो हम लोग यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं भाई। Q चार्ज है, C1 है ये, तो V1 कितना होगा, Q चार्ज है और C1 है कैपेसिटेंस। तो पता है तुम्हें Q इज़ इक्वल टू CV होता है, सबको पता है कि Q इज़ इक्वल टू C × V होता है। इसलिए फर्स्ट वाले के लिए Q चार्ज है, C1 कैपेसिटेंस है, तो V1 जो होगा, V जो होगा वो क्या होगा, तो Q / C होगा। V इज़ Q/C, तो V1 इज़ इक्वल टू Q / C1। V2 जो होगा इसके क्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा भाई, तो Q / C2, Q / C2। और V3 कितना होगा भाई, तो Q / C3। और ये V0 कितना होगा भाई, तो ये है Q, क्योंकि यहाँ का Q देखो, ये Q है हमारा C इक्विवेलेंट × V0। यहाँ पे यही है भाई। तो यहाँ पे V0 क्या है, तो V0 है Q/C इक्विवेलेंट, Q/C इक्विवेलेंट। तो इस तरह से यहाँ लिखूँगा मैं, तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस भाई लिख लिया अलग अलग, Q/C1, Q/C2, Q/C3, और यहाँ पे Q/C इक्विवेलेंट। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है Q/C इक्विवेलेंट। तो V0 इज़ इक्वल टू जो V1 + V2 और प्लस V3 जो करना है, तो V0 लिखूँगा Q/C इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू Q / C1 + Q / C2 + Q / C3। और यहाँ से हमें Q कैंसिल हो गया और मिल गया हमें 1/C इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 जो होना चाहिए था वो फॉर्मूला हमें ऑब्टेन हो गया। मीन्स 1/, इसका मतलब हो गया कि 1/C इक्विवेलेंट इज समेशन ऑफ 1/CI। ये फॉर्मूला हो गया तुम्हारा इक्विवेलेंट का। तो
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए एक्सप्रेशन आएगा तो ये काम करने पड़ेंगे 3 मार्क्स का डेरिवेशन। पहले डायग्राम बनाने पड़ेंगे 1 मार्क्स का, और यहाँ पे तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस दिखा दो भाई। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी है, उधर भी पोटेंशियल डिफरेंस है, तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग दिखा देंगे भाई। तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस दिखाया, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस दिखाया V1, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस दिखाया इसके अक्रॉस वो V2, और जो थर्ड वाले कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V3, और तीनों का हम लोग वैल्यू लिख लिए V1, V2 एंड V3 का, और उसके बाद इसको पुट कर दिया हम लोगों ने, और इससे हमें रिजल्ट ऑब्टेन हो गया। आप सोचेंगे कि यहाँ पे क्या क्लू पॉइंट है, तो क्लू पॉइंट ध्यान रखना, डेरिवेशन अगर आपको रिवाइज करना तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे किस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। यहाँ वोल्टेज ही 3 पार्ट में डिवाइड हो गए, V1, V2, V3। तो तुम वोल्टेज पे इक्वेशन लिखना कि ये वोल्टेज इज इक्वल टू ये टोटल वोल्टेज। जब पैरेलल में जाओगे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो भाई चार्ज सेम होना है, तो इसलिए Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 लिखेंगे। यहाँ V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 लिखेंगे। याद करने का तरीका है कि अगर याद करना हो इसको, अरे कौन सा लिखना है इक्वेशन, तो तुम्हें पता है भाई कि यहाँ वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है, ये जो वोल्टेज V0 है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ यहाँ, तीनों का सम ये है, तो उस पर इक्वेशन लिखना है। तो चार्ज ड्रॉन सेम तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम लिख करके और शुरू हो जाने हैं। चार्ज ड्रॉन सेम तो पोटेंशियल डिफरेंस भी अक्रॉस द ग्रुप एंड सिंगल इक्विवेलेंट मस्ट बी सेम। चलो इसको जल्दी से नोट कर लो। पैरेलल ग्रुपिंग लिखेंगे कैपेसिटर का। पैरेलल ग्रुपिंग के लिए हम लोग दिखाएं भाई, एक कैपेसिटर ऐसे दिखाओ, अच्छा पैरेलल में कनेक्टेड कब समझते हैं हम लोग? बोलो, पैरेलल में कनेक्टेड कब समझते हैं? पैरेलल में कनेक्टेड तब समझते हैं जब सारे कैपेसिटर या फिर रेसिस्टर कनेक्टेड अक्रॉस सेम पेयर ऑफ पॉइंट। एक पेयर ऑफ पॉइंट है A एंड B, एक पेयर है A एंड B, तो A और B के अक्रॉस ही सारे कनेक्टेड हों तो ये सारे पैरेलल में बोले जाएंगे। कनेक्टेड अक्रॉस सेम पेयर ऑफ पॉइंट्स, एक पेयर ऑफ पॉइंट लिया हमने A एंड B, उसी के अक्रॉस सारे कनेक्टेड हों। कभी भी सीरीज पैरेलल डिसाइड करने के लिए या व्हीटस्टोन ब्रिज डिसाइड करने के लिए कि किस तरह का कनेक्शन है, वो डिसाइड करने के लिए किस तरह का कनेक्टेड है ये, वो डिसाइड करने के लिए करंट, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस नहीं देखते। कुछ लोग बोल देंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस सब में सेम होगा तो पैरेलल में हो जाएंगे। नहीं, हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस या चार्ज या कुछ भी करंट ये सब देख करके नहीं डिसाइड करते, ये तो बाद में पता लगेगा कि कहाँ कितना है। हमें तो कनेक्शन देख के दूर से ही बता देने हैं भाई सीरीज में है कि पैरेलल में है। चार्ज थोड़ी देखने जाएंगे, करंट थोड़ी देखने जाएंगे, एंड टू एंड कनेक्टेड है तो बोलेंगे सीरीज में है, और सेम पेयर ऑफ पॉइंट्स के अक्रॉस कनेक्टेड है तो बोलेंगे पैरेलल में। और जब पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल विल बी सेम, क्योंकि सेम पेयर ऑफ पॉइंट्स के अक्रॉस कनेक्टेड है, और इसी दो के पॉइंट के बीच में एक सेल लगा दिया हमने V0, तो इसका मतलब सबके लिए है V0। ये भी A और B यानी कि V0 के अक्रॉस कनेक्टेड है, ये भी A और B यानी V0 के अक्रॉस कनेक्टेड, ये भी A और B यानी कि V0 के अक्रॉस कनेक्टेड है। इसलिए कैपेसिटर्स और रेसिस्टर्स आर सेट टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ दे आर कनेक्टेड बिटवीन सेम टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स ऐसा बोल सकते हैं A एंड B। और अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी सेम, और इसके बदले में अगर एक इक्विवेलेंट समझा जाए तो ये भी वही A और B हो, और इसके अक्रॉस अगर हम लोग सेल अप्लाई करें तो उतना ही सेल V0 वैल्यू का सेल उतना ही चार्ज ड्रॉ होना चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रिकली इक्विवेलेंसी समझा जाएगा।
इक्विवेलेंट का मतलब यही होता है, इलेक्ट्रिकली इक्विवेलेंट का मतलब यही है कि ये अगर हमारा 10 वोल्ट का सेल है और इसने कुछ चार्ज ड्रॉ किया, देखो भाई कैपेसिटर्स ने मिल करके कुछ चार्ज ड्रॉ किया, क्या चार्ज ड्रॉ किया भाई, तो ये सेल लगा जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करना शुरू किया, तुम्हें पता ही है पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, ये इलेक्ट्रॉन को पकड़ के इधर से इधर ट्रांसफ़र करता है, तो इधर से इलेक्ट्रॉन लाएगा इधर से ले जाएगा। चलो 100 इलेक्ट्रॉन इसने ट्रांसफ़र किया। अब ज़रा ध्यान देना, इसने भी 100 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया और इसने जो 100 इलेक्ट्रॉन ओवरऑल 100 इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र किया वो 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ नज़र आएगा और यहाँ से जो 100 इलेक्ट्रॉन निकला वो यहाँ पे नज़र आएगा भाई। तो ये यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V0 सेट हो गया और इस पर चार्ज आ गया Q, और Q है जो मान लो 100 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से बना है, तो इधर -Q इधर Q, ऐसा हो जाएगा भाई। इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को, बोलो यहाँ तक तो क्लियर है। 100 इलेक्ट्रॉन निकाला, इस सिंगल इक्विवेलेंट ने इस सेल से 100 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिए और Q चार्ज आ गया। तो अगर ये दोनों इक्विवेलेंट है, ये ग्रुप और वो सिंगल अगर इक्विवेलेंट है, तो वही वैल्यू का सेल यहाँ कनेक्ट करें तो ये भी 100 इलेक्ट्रॉन ही निकालने चाहिए, 100 इलेक्ट्रॉन को ही ट्रांसफ़र करना चाहिए, मीन्स ये भी 100 इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफ़र करेगा। तो ये 100 इलेक्ट्रॉन जो निकालेगा तो हो सकता है 20 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, 30 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, इस प्लेट से निकला, और 50 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला भाई, ऐसा हो सकता है। तो ये 50 और 50 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला भाई, टोटल 100 इलेक्ट्रॉन निकला, 100 इलेक्ट्रॉन गया, और ये 100 इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ से अगर 20 निकला है, यहाँ 30 निकला है, यहाँ 40 निकले, यहाँ 50 निकला है, तो यहाँ से जो 100 इलेक्ट्रॉन ओवरऑल 20 इधर से आया, 30 इधर से, 50 इधर से मिलकर 100 इलेक्ट्रॉन चला, तो यहाँ पे आकर के ये यहाँ कितना देगा भाई, तो ये 20 इलेक्ट्रॉन के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो यहाँ पे -20 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के कॉरस्पॉन्डिंग ही Q आएगा, यहाँ पे -30 E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आएगा और यहाँ -50 E के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा, क्योंकि पैरेलल प्लेट हमेशा Q है तो -Q रखेगा, यहाँ Q1 है तो ये -Q1 हो जाएगा। या फिर हम लोग बोलें अगर कैपिटल लेटर से ही लिख रहे हो तो कैपिटल लेटर से लिखेंगे Q1 तो इधर लिखेंगे -Q1, इधर लिखेंगे Q2 तो इधर लिखेंगे -Q2, इधर लिखेंगे Q3 तो इधर लिखेंगे -Q3। इट मीन्स इस सेल ने इधर से Q1 चार्ज के कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकाला, इधर से Q2 के कॉरस्पॉन्डिंग, Q3 के कॉरस्पॉन्डिंग, और यहाँ पहुँचा दिया। इट मीन्स कैपेसिटर C1 इज़ Q1 चार्ज, C2 हमारा Q2 से चार्ज हुआ, ये Q3 से चार्ज हो गया, तो ये अकेले जो Q कितना होना चाहिए, ये 100 इलेक्ट्रॉन का करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, मीन्स ये क्या होना चाहिए, तो Q1 + Q2 + Q3 होना चाहिए। Q1 + Q2 + Q3 ये 100 इलेक्ट्रॉन, और ये 20, 30 और 40 मिलकर के 100 इलेक्ट्रॉन, ये इक्वल होना चाहिए। यहाँ भी ये 100 इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग नेगेटिव चार्ज, यहाँ 100 इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तभी इक्विवेलेंट होगा। सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, सेम चार्ज ड्रॉन। कैपेसिटर अकेले Q चार्ज ड्रॉ किया तो ये भी ग्रुप मिलके Q ही चार्ज ड्रॉ करे, Q2 ना हो जाए, अलग ना हो जाए, तभी इक्विवेलेंट होगा। सेम पोटेंशियल डिफरेंस, सेम चार्ज, सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे देख रहे हो कि ये Q है और ये यहाँ पे मिल करके Q1 Q2 Q3, इसका मतलब कि Q इज़ इक्वल टू Q1 + Q2 + Q3 होगा। From the concept of equivalency, charge drawn by group of capacitors, ठीक है। और ये है चार्ज ड्रॉन बाई सिंगल इक्विवेलेंट, चार्ज ड्रॉन बाई सिंगल इक्विवेलेंट, ये दोनों सेम होना चाहिए, सिंस दे आर कनेक्टेड अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंसी ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। कहाँ से भाई, समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ, फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंसी, फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंसी, इफ दे आर कनेक्टेड, they are मतलब group and the single, if they are connected across
सेम पोटेंशियल डिफरेंस, इफ दे आर कनेक्टेड अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस मतलब सेल, देन चार्ज ड्रॉन मस्ट बी सेम, तो होना ही चाहिए। देन चार्ज ड्रॉन मस्ट बी सेम, देन चार्ज ड्रॉन मस्ट बी सेम। और इसी बात पे अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, इसलिए मैं लिखूंगा कि Q इज़ इक्वल टू भाई चार्ज ड्रॉन बाई सिंगल इज़ इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और इसको आगे बढ़ाएंगे और रिजल्ट पाएंगे। Q कितना होगा भाई, तो हमें फॉर्मूला मालूम है भाई, Q का फॉर्मूला हमें पता है कि ये Q और इस कैपेसिटेंस में क्या रिलेशन है। तो भाई क्या रिलेशन है, देख लो भाई क्या रिलेशन है। जो देखो यहाँ का Q अगर बोलें तो ये Q इज इक्वल टू है CV होता है, तो C इक्विवेलेंट इंटू V0, क्योंकि इसके अक्रॉस V0 ही तो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके अक्रॉस V0 ही तो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V0। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, Q1 क्या लिखेंगे भाई, तो Q1 इज इक्वल टू, देखो ये भी V0 के अक्रॉस कनेक्टेड है C1, तो Q1 जो होगा वो कितना होगा, तो Q1 होगा C1 इंटू V0। Q1 जो होगा वो क्या होगा, C1 इंटू V0। Q2 जो होगा वो चार्ज कितना होगा, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V0 है, कैपेसिटेंस C2 है, तो इस पे चार्ज कितना आएगा, तो चार्ज आएगा C2 इंटू V0। और ये Q3 पे कितना चार्ज आएगा, थर्ड वाले पे कितना चार्ज आएगा, तो ये थर्ड जो चार्ज होगा यही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी सेट हो जाएगा कंप्लीट चार्जिंग होने के बाद, स्टेडी स्टेट में आने के बाद। तो भाई यही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी सेट होने हैं, तो इसलिए इस पर जो चार्ज आएगा Q3 वो Q3 होगा C3 इंटू V0। इस तरह से तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में हमने चार्ज को भी लिख दिया। तो अब वही काम यहाँ पे कर रहे हैं। इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस V0 था, इसलिए Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V0। यहाँ पे मैं लिखूँगा C इक्विवेलेंट इंटू V0 इज इक्वल टू C1 V0 प्लस C2 V0 प्लस C3 V0, ऐसा लिखेंगे भाई। बोलो क्लियर है यहाँ तक। V0 क्या हो जाएंगे, V0 हो जाएंगे शहीद, V0 कॉमन होके शहीद हो गए। और यहाँ से मिल गया हमें C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये है रिजल्ट। इट मीन्स C इक्विवेलेंट निकालना हो तो जितने भी होंगे वो सबको हम लोगों को सम करना होगा डायरेक्टली, पैरेलल में है तो। अगर एक और होता तो वो Q4 हो जाता, तो Q4 वाले को यहाँ ऐड करते तो क्या हो जाता, C4 इंटू V0, फिर V0 कैंसिल होता, C4 भी आ जाता। तो इसलिए जितने भी कैपेसिटर्स होंगे पैरेलल में सबको डायरेक्ट ऐड कर देने हैं, यही हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन तो पैरेलल कॉम्बिनेशन अब हो गया। चलो जल्दी से लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। कोई परेशानी हो जल्दी से डिस्कस कर लो भाई, कोई डाउट है किसी को। देखो भाई C1 किसके क्रॉस कनेक्टेड था, A और B के क्रॉस, और A और B के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V0 है। इसका मतलब कि C1 के जो दो प्लेट हैं ये V0 पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस कनेक्टेड है। C2 का भी देखोगे तो V0 के क्रॉस कनेक्टेड है, और C3 भी A और B के क्रॉस कनेक्टेड, वो भी V0 के क्रॉस कनेक्टेड है। ये सेल है ऐसे, ये बल्ब लगाया तो सेल के क्रॉस, ये बल्ब लगाया तो सेल के ही क्रॉस, ये बल्ब लगाया तो भी सेल, यानी कि सबको तो V0 ही पोटेंशियल डिफरेंस मिला। तो सबके क्रॉस, अगर ये 10 वोल्ट है ना तो ये इसको भी चार्ज करेगा 10 वोल्ट से, इसको भी चार्ज करेगा 10 वोल्ट से, इसको भी 10 वोल्ट से, सब 10 वोल्ट से चार्ज करेंगे। तो इस पर कितना चार्ज आएगा Q1, तो Q1 आएगा C1 इंटू 10 वोल्ट, Q2 आएगा C2 इंटू 10 वोल्ट, C3 इंटू 10 वोल्ट, वो आएगा C इक्विवेलेंट इंटू 10 वोल्ट। बोलो भाई क्लियर हुआ। देख लो भाई। यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
बोलो यहाँ तक क्लियर है? तो अब एक चीज़ और देख लिया जाए कि मैं कह रहा हूँ कि ये वाला अगर Q1 है तो ये वाला -Q1 होगा, ये Q2 है तो -Q, मतलब जो भी यहाँ पे होगा वो पैरेलल प्लेट पे उतना ही नेगेटिव चार्ज लाएगा। इस बात को प्रूव कर लेते हैं, इस बात को प्रूव कर लेते हैं भाई। मैंने बताया था कि गॉस लॉ से प्रूव होता है, हालांकि स्कूल वाले प्रूव कराएंगे नहीं इस बात का, ये फैक्ट है, यूज हो जाता है। चलो मैं अब साइड से दिखा देता हूँ। एक ये प्लेट जब भी होगा तो यहाँ पे अगर Q1 है सेम प्लेट एरिया तो यहाँ -Q1 होगा, ये फैक्ट है। लेकिन कैसे है ये फैक्ट वो समझना है आपको, वो जानना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे Q1, यहाँ पे सिग्मा ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ का निकालना चाहते हैं, निकाल लेंगे। अभी देखो क्या करें हम लोग, गॉस लॉ अप्लाई करते हैं। एक हमने गॉसियन सिलेंडर ले लें या क्यूबॉइड ले लें, चलो सिलेंडर ही ले लेते हैं। गॉसियन सिलेंडर ले लिया ऐसे, इस पे कुछ चार्ज है, ये दिया हुआ है, इसका चार्ज हमें नहीं पता है पॉजिटिव है कि नेगेटिव, हमें कुछ नहीं पता, इसके चार्ज के बारे में हमें कुछ नहीं पता, जानना चाहते हैं। चलो मान लेते हैं इस पे Q डैश होगा, जो हम लोग निकालना चाहते हैं, सिग्मा डैश होगा, जो हम लोग निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो अब मैं लिखना चाहता हूँ इसके लिए गॉस लॉ, इस सिलेंडर के लिए गॉस लॉ लिखना चाहता हूँ। और तुम्हें पता है कि ये अगर पॉजिटिव प्लेट है तो ये फील्ड तो ऐसे निकालेगा। अब ये फील्ड बेचारा, ये नेगेटिव चार्ज होगा तो अपने आप ही टर्मिनेट हो जाएगा उसमें, लेकिन फील्ड तो ऐसे होगा जब दो पैरेलल प्लेट ऐसे होंगे, एक सीट यहाँ है, समझो एक प्लेट यहाँ है, तो ये वाला का तो कम से कम पता है ना पॉजिटिव चार्ज है। जब ये पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड तो निकालेगा ही, और जब फील्ड निकालेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट करेगा ही, नेगेटिव यहाँ चार्ज आएगा ही, कितना चार्ज आएगा वो नहीं पता, लेकिन चार्ज ज़रूर आएगा। तो नेगेटिव इस पे जा कर के टर्मिनेट कर जाएगा, फील्ड लाइन नेगेटिव पे जाकर टर्मिनेट करता है, कर जाएगा। चलो अंदर में ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म फील्ड सेट हो जाएंगे, लेकिन वो हमें बताने हैं कि इधर वाले पे Q चार्ज है तो इधर वाले पे कितना चार्ज है वो निकालने हैं। ये गिवन है कि ये Q चार्ज है या Q1 चार्ज है, ये चार्ज गिवन है, ये पता है हमें। ये वाला Q डैश जो है वो अननोन है। बोलो यही है, अभी यही सिचुएशन है, यही जानना है हम लोग। इसके लिए ये गॉसियन सिलेंडर, इसके लिए गॉस लॉ लिखते हैं। E.ds इज इक्वल टू, भूले तो नहीं हो, ये लिखेंगे। ये डिस्क के लिए फ्लक्स, ये डिस्क के लिए फ्लक्स प्लस कर्व सरफेस के लिए फ्लक्स, ये है डिस्क नंबर 1, ये है डिस्क नंबर 2। तो फर्स्ट वाले डिस्क के लिए फ्लक्स हो जाएगा 0, सेकंड वाले डिस्क के लिए फ्लक्स हो जाएगा 0। चाहे ऐसे लिख देता हूँ, फ्लक्स थ्रू डिस्क 1, फ्लक्स थ्रू डिस्क 2, फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। क्लियर है भाई यहाँ तक, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। डिस्क 1 के लिए यहाँ भाई कंडक्टर के अंदर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, कंडक्टिंग प्लेट के अंदर है ये वाला डिस्क और ये वाला भी डिस्क, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ चला गया भाई, तो यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा डिस्क 1 के लिए, तो भाई 0 डॉट एरिया हो जाएगा क्योंकि फील्ड ही 0 है। इधर क्या होगा, इधर भी 0 डॉट एरिया हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। कर्व्ड सरफेस के लिए, कर्व्ड सरफेस के लिए देखो यहाँ का एरिया एलिमेंट ऐसे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है 90 डिग्री, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, एरिया एलिमेंट तो लेकिन डाउनवर्ड है तो फ्लक्स हो जाएगा 0। कहीं भी देखोगे कर्व्ड सरफेस पे
तो फ्लक्स जीरो रहेगा। क्यों भाई? एरिया एलिमेंट है परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया एलिमेंट इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी कर्व सरफेस पे कहीं भी देखोगे तो एरिया एलिमेंट ऐसे 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 होगा, लेकिन फील्ड तो ऐसे है भाई, तो ज़ीरो हो जाएगा फ्लक्स। मीन्स ई डी एस कॉस 90 डिग्री ये मिल जाएगा कर्व्ड सरफेस के लिए। इसलिए यहाँ सर्कल नहीं डालेंगे, 1/ε0 टाइम्स यहाँ सर्कल डाला है क्योंकि ये क्लोज सरफेस, इसमें से दो डिस्क को निकाल दिया तो अब ये ओपन सरफेस रह गया। चार्ज इनक्लोज बोलो तो चार्ज इनक्लोज यहाँ पे अगर सिग्मा है, ये नोन है सिग्मा, यहाँ का हमें अननोन है सिग्मा डैश, ये नोन है सिग्मा। भाई ए एरिया है तो ये प्लेट ए एरिया कट करेगा इसमें, यानी कि सिग्मा इंटू ए, और ये वाला सिग्मा डैश इंटू ए ये भी कट होगा तो सिग्मा डैश इंटू ए, ये होगा चार्ज इनक्लोज्ड। बोलो भाई भुवनेश क्लियर है? ये चार्ज इनक्लोज्ड सिग्मा डैश ए और एक में सिग्मा ए। रोशन बोलो क्लियर है? तरुण बोलो भाई। युवराज क्लियर है यहाँ तक? तो अब बताओ रिया, यहाँ पे इसके आगे के स्टेप क्या होंगे? 0 + 0 + 0 = सिग्मा प्लस सिग्मा डैश एरिया अपॉन ε0। इसलिए 0 = ये है, इसलिए बोलेंगे सिग्मा प्लस सिग्मा डैश भी क्या होना है? 0। ε0 इधर चला आया, एरिया भी इधर चला आया और ये 0 बन गया। सिग्मा प्लस सिग्मा डैश इज 0, इट मीन्स सिग्मा डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ सिग्मा। मीन्स अननोन कितना है भाई? तो जस्ट अपोजिट ऑफ नोन है। सिग्मा डैश कितना होगा? तो माइनस ऑफ सिग्मा। दोनों साइड अगर हम लोग इसी में दोनों साइड अगर हम लोग क्यू से मल्टीप्लाई, एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से बोल सकते हैं भाई एरिया से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो सिग्मा डैश इंटू एरिया इज इक्वल टू माइनस सिग्मा इंटू एरिया, और सिग्मा डैश इंटू एरिया ही तो क्यू डैश है, सिग्मा डैश इंटू एरिया ही तो क्यू डैश है, इज इक्वल टू माइनस सिग्मा इंटू एरिया ही तो क्यू है या Q1 है, जो भी है। तो क्यू डैश विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ Q1। इसलिए एक प्लेट पे Q आएगा तो दूसरे पे माइनस Q आएगा, एक पे माइनस Q आएगा तो दूसरे पैरेलल प्लेट पे प्लस Q आएगा। बोलो भाई क्लियर हुआ? यस सर। स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हो। हमने कुछ नहीं किया भाई, गॉस लॉ अप्लाई कर दिया। चाहे क्यूबॉइडल ले लो या सिलेंड्रिकल ले लो, और ये अननोन Q डैश जो निकालना था वो मिल जाएगा हमें। सो दो पैरेलल फेसिंग सरफेस पे जो चार्ज आएगा वो ज़रूर इक्वल एंड अपोजिट होगा। इसलिए एक पे Q आ गया कैपेसिटर पे तो दूसरे पे माइनस Q इनर सरफेस पे आना ही आना है। तो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो भाई। बोलो भाई चिराग हटाएं इसको। चलो ये समझ गए। तो अब आगे बढ़ते हैं। सीरीज और पैरेलल समझ गए, तो व्हीटस्टोन ब्रिज भी एक होता है, वो भी ज़रा समझा जाए। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। C1 C2 C1 C2 C3 C4 और बीच में ये है ब्रिजिंग एलिमेंट, ये है C5। बोलो भाई यहाँ तक ठीक है? ये है हमारा M पॉइंट, मान लो ये है N पॉइंट, ये है A पॉइंट और ये है B पॉइंट। इस तरह से ये 5 कैपेसिटर्स के अरेंजमेंट यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहे हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है?
इधर से पाथ था, इधर से पाथ है, ये है बीच में ब्रिज। नोबिता आया बारात लेकर के, 100 बारात, 100 ही अलाउड था कोरोना के टाइम में। नोबिता ने बोला देखो भाई मैं जैसा कहता हूँ ऐसा करो, 40 लोग इधर चले जाओ, बाकी 60 लोग इधर जाओ। तो ठीक है भाई, 40 कुलम समझो इधर चला गया, 60 कुलम इधर आया 100 में से। तो 40 कुलम इधर जाएगा। बाद में नोबिता तो इधर जा रहा था, बोला कि मेरे से गलती होगी, उधर वाले में ज़्यादा ज्ञान है, ज़्यादा मज़ा आता। तो अब इसको इस पाथ में जाना है तो क्या करेगा, ये ब्रिज से इस वाले पाथ में कन्वर्ट कर सकता है, जा सकता है। तो बीच में ब्रिज बना हुआ है भाई। किसी को इस वाले पाथ में अगर ज़्यादा मुश्किल लग रहा हो कि नहीं उधर वाला ज़्यादा अच्छा था, तो चले जाओ ब्रिजिंग एलिमेंट्स उसमें। तो ये है ब्रिजिंग एलिमेंट, इसको बोलते हैं ब्रिजिंग एलिमेंट। तो C5 इज ब्रिजिंग एलिमेंट, और ये बोला जाएगा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है अक्रॉस A एंड B, A और B के अक्रॉस ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, और इसको बोला ब्रिजिंग एलिमेंट। C5 जो है हमारा वो है ब्रिजिंग एलिमेंट। ब्रिजिंग एलिमेंट है ये। अब देखो ब्रिज दो तरह के होते हैं। ब्रिज जो होता है मेट्रो का ब्रिज, मेट्रो उस पर चलता है भाई, कोई भी ब्रिज दो तरह का होता है। एक बैलेंस्ड ब्रिज होता है, एक अनबैलेंस्ड ब्रिज होता है। ये है ऐसे, ये क्या है, अनबैलेंस्ड ब्रिज है। मतलब कहने का ये है, ये अनबैलेंस ब्रिज कहने का मतलब है कि दोनों में यहाँ हाइट सेम नहीं है। अगर वाटर ड्रॉप, रेनिंग हो, वाटर ड्रॉप हो आए इस पे, तो वाटर ड्रॉप को क्लियर है कि वो इधर भागेगा, क्यों, इधर लोअर हाइट है इसलिए। तो ये बैलेंस्ड नहीं है। बैलेंस तब होगा जब वाटर ड्रॉप आकर के कंफ्यूज हो जाए कि इधर जाना है कि इधर जाना है, क्योंकि ये बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड है तो आप कंफ्यूज हो जाओ कि फेवर किसको करें, ये दोनों तो एक ही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसे एक नहीं लग रहा, अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड में यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए वाटर ड्रॉप जो गिरेंगे सो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि किधर जाना है, फटाफट भागना शुरू करेगा। यहाँ कन्फ्यूजन में आ जाएंगे, इधर जाएँ कि इधर जाएँ या वहीं रह जाएँ, क्या करें। तो इसको बोलते हैं बैलेंस्ड ब्रिज। वैसे ही यहाँ तो वाटर ड्रॉप को भागना है इधर से उधर, किधर जाए भाई, हायर हाइट से लोअर हाइट, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। यहाँ पे क्या भागेगा, यहाँ तो वाटर नहीं है, यहाँ भागेगा इलेक्ट्रॉन। इसमें रेजिस्टेंस भी हो सकता है, कैपेसिटेंस भी हो सकता है। ये है ब्रिजिंग एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन भागता है। और इलेक्ट्रॉन किधर भागता है भाई, तो इलेक्ट्रॉन भागता है लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, क्योंकि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, हाई टू लो पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रॉन क्योंकि निगेटिवली चार्ज है, इसलिए ये भागेगा किधर, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। इसलिए ब्रिजिंग एलिमेंट, ये ब्रिज पे जो वाटर ड्रॉप या ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे, इसमें वो देखेगा कि m पॉइंट का लोअर पोटेंशियल है कि n पॉइंट का लोअर पोटेंशियल है। अगर ये लोअर पोटेंशियल इधर हायर है तो इलेक्ट्रॉन उधर भागेगा लो से हाई की तरफ। अगर ये लोअर है, ये हायर है, तो लो से हाई की तरफ इधर इलेक्ट्रॉन भागेगा। मीन्स इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर, तो करंट अपोजिट में। जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है भाई, करंट उसके अपोजिट में समझते हैं। निगेटिव चार्ज का फ्लो के अपोजिट में लिया जाता है करंट। मीन्स ये जो ब्रिज है, इसको कोई हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल अगर दिखे इलेक्ट्रॉन को, मतलब ये अनबैलेंस्ड ब्रिज है, क्योंकि हाई लो दिख रहा है। किधर जाना है इलेक्ट्रॉन को क्लियर रहेगा कि लो टू हाई जाना है, क्लियर है किधर भागना है, लो टू हाई जाना है। लेकिन अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अगर सेम हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन विल बी कंफ्यूज्ड कि इधर जाए कि इधर जाए। तो उस कंडीशन में समझा जाएगा कि बैलेंस्ड हो गया ये व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होने का यही कंडीशन है, Vm शुड बी इक्वल टू Vn। इफ Vm इज इक्वल टू Vn, देन ब्रिज, अब ये सब हटा रहा हूं मैं, देन ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड। अगर ये हुआ तो बैलेंस्ड है। एंड इफ Vm
is not equal to Vn, then unbalanced bridge. अनबैलेंस ब्रिज होगा तो ब्रिजिंग एलिमेंट में करंट चलेगा, ब्रिजिंग एलिमेंट में करंट चलेगा मीन्स जो ब्रिजिंग एलिमेंट है कैपेसिटर C5 है उसमें चार्ज आएगा, Q5 जो है कुछ ना कुछ होगा। लेकिन अगर ये बैलेंस्ड है तो उस कंडीशन में ब्रिजिंग एलिमेंट में करंट नहीं चलेगा, ज़ीरो। और उस पर अगर हमारा चार्ज आना होगा तो चार्ज होगा भाई इस वाले पे, चार्ज इज इक्वल टू CV, तो C5 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस यानी VMN, तो Q5 जो होगा वो होगा C5 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस VMN, MN के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन बैलेंस है तो VM और VN तो सेम है भाई, तो VM और VN जब सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस ही ज़ीरो है, इसलिए यहाँ C5 इंटू ज़ीरो, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, सो यहाँ पे भी चार्ज ज़ीरो रहेगा। और करंट होता है, देखो ब्रिजिंग एलिमेंट में जो करंट होगा वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस Mn के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस। अगर बीच में रेसिस्टेंस हो तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस होगा करंट, और पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो करंट भी जीरो। तो ब्रिजिंग एलिमेंट में करंट और कैपेसिटर है तो चार्ज ज़ीरो हो जाएगा। अगर ब्रिज बैलेंस्ड है तो इफ़ Vm इज इक्वल टू Vn देन ब्रिज इज सेट टू बी बैलेंस्ड, एंड इस कंडीशन में करंट नहीं होगा और चार्ज भी नहीं होगा। और इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स इसका मतलब ये हो गया कि ये ब्रिजिंग एलिमेंट में जो कैपेसिटर है वो यूज़लेस है, क्योंकि उस पर चार्ज कोई आएगा ही नहीं। इसमें कोई बल्ब लगाएंगे तो उसमें करंट ही नहीं पास करेगा, जब ये बैलेंस होगा तो करंट ही नहीं पास होगा, तो बल्ब लगाने से फ़ायदा क्या? तो वो तो लाइट निकालेगा नहीं, तो बल्ब खोल के ले जाओ भाई। इट मीन्स ब्रिजिंग एलिमेंट विल बी यूजलेस। यूजलेस क्यों? क्योंकि स्टोर्स नो चार्ज। यूजलेस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कैपेसिटर C5 जो है ब्रिजिंग एलिमेंट में स्टोर्स नो चार्ज, कोई चार्ज स्टोर नहीं करेगा। अगर R5 होगा तो R5 हैव नो करंट, रेसिस्टेंस हुआ तो कोई करंट नहीं, कैपेसिटर है तो कोई चार्ज नहीं, जब चार्ज ही नहीं है तो वहाँ रह के क्या करेगा? हैंस एज ए रूल हम लोग क्या समझते हैं भाई? एज ए रूल क्या समझते हैं? क्या? तो भाई इफ़ ब्रिज इज बैलेंस्ड, इफ़ ब्रिज इज बैलेंस्ड देन ब्रिजिंग एलिमेंट कैन बी नेग्लेक्टेड। ब्रिजिंग एलिमेंट जो भी है, चाहे वो रेसिस्टेंस हो या कैपेसिटेंस हो, ब्रिजिंग एलिमेंट कैन बी नेग्लेक्टेड, डिस्कार्ड कर देते हैं। इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, सर्किट में से हटा सकते हैं। रिमूव्ड फॉर ऑल इलेक्ट्रिकल पर्पस। इलेक्ट्रिकली देयर विल बी नो डिफरेंस इफ़ वी रिमूव, तो इलेक्ट्रिकली कोई डिफरेंस नहीं आएगा, रिमूव कर सकते हैं। बोलो ये लॉजिक क्लियर हुआ? अगर कोई रेसिस्टेंस है जिसको कि हम लोग, ये है 2 वोल्ट और ये है 2 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट कर दें तो करंट कितना होगा यहाँ पे? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस। 2 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस, जीरो। मीन्स ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। कैपेसिटर हो C5 और यहाँ पे 3 वोल्ट हो, यहाँ भी 3 वोल्ट हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो हो गया जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो चार्ज इस पर कितना आएगा? C5 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, इसलिए चार्ज नहीं आएगा, बेकार, ये भी बेकार। तो तुम यहाँ हो या नहीं हो, इसको हम लोग डिस्कार्ड कर सकते हैं। मीन्स इसको खोल के ले जाओ भाई, दूसरे जगह यूज़ करो। इलेक्ट्रिकली देयर विल बी नो डिफरेंस। समझ में आया भुवनेश?
अगर ब्रिज बैलेंस्ड है, अगर ब्रिज बैलेंस्ड है तो ब्रिजिंग एलिमेंट का कोई रोल नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम है, तभी बैलेंस है। तो उस कंडीशन में इसको हम लोग हटा सकते हैं, हटा सकते हैं, मतलब इसको हटा दिया भाई, रिमूव कर दिया इसको। और अगर अब इस कंडीशन में तुम्हें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना हो ए और बी के अक्रॉस में, तो ये ब्रिजिंग एलिमेंट गायब हो चुका है, ब्रिजिंग एलिमेंट गायब हो चुका है। अब तुम चाहो तो C1 और C3 को सीरीज में समझ लो, इक्विवेलेंट निकाल लो। इस दोनों को सीरीज में समझ लो, C2 C4 को सीरीज में समझ लो भाई, क्योंकि यहाँ से आया और विदाउट एनी ब्रांचिंग यहाँ चला आया, तो ये दोनों सीरीज में हैं, ये दोनों सीरीज में हैं। इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट आपस में पैरेलल में होंगे और इक्विवेलेंट निकाल लो। अगर तुम्हें निकालना होगा इक्विवेलेंट तो हम लोग निकाल सकते हैं। इस कंडीशन में ये ऊपर वाला C1 और ये वाला C3 और इधर वाला हमारा C2 और ये C4 इस तरह से इक्विवेलेंटली हो जाएंगे। अब इन दोनों का सीरीज में इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं ना, इक्विवेलेंट का फॉर्मूला अप्लाई करके। इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट का फॉर्मूला अप्लाई करके, और दोनों का रिजल्ट क्या हो जाएगा आपस में पैरेलल में। मतलब अगर सर्किट सॉल्व करना होगा तो कर लेंगे ना। ब्रिजिंग एलिमेंट कैन बी डिस्कार्डेड, ये बात अभी समझने की ज़रूरत है, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि दो ब्रांच बनेंगे और आपस में ये ब्रिजिंग एलिमेंट से ज्वाइंड होगा। अभी जो बात है मेन वो पहले समझा जाए। व्हीटस्टोन ब्रिज का स्ट्रक्चर ऐसा होता है भाई कि जिसमें दो पाथ होंगे और बीच में आया ब्रिजिंग एलिमेंट, रेसिस्टेंस आए चाहे हमारा कैपेसिटेंस आए। फिलहाल कैपेसिटर के सर्किट की बात हो रही है तो कैपेसिटर ही हम लोग लाएंगे। ये है C5 ब्रिजिंग एलिमेंट। इट कैन बी डिस्कार्डेड इफ़ द ब्रिज इज बैलेंस्ड। अगर बैलेंस नहीं है तो डिस्कार्ड नहीं करेंगे। अगर ऐसा है तो ये अनबैलेंस ब्रिज है और इसमें करंट भी होगा और चार्ज भी होगा, और इस कंडीशन में डिस्कार्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसका मतलब C5 कैन नॉट बी डिस्कार्डेड। इस वाले कंडीशन में कैन नॉट बी डिस्कार्डेड ऐसा हम लोग लिखेंगे। कब? जब बैलेंस नहीं है तब। अनबैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड मीन्स ब्रिजिंग एलिमेंट कैन नॉट बी डिस्कार्डेड, कैन नॉट बी डिस्कार्डेड। डिस्कार्ड इसको हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इधर क्या हो गया, ये अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड मतलब ऐसे ब्रिज है, समझो ऐसे बना हुआ है भाई, हाइट ही अलग अलग है, हाइट ही अलग अलग है, इस तरह से है। तो यहाँ वाटर ड्रॉप को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इधर वाला था वो बैलेंस्ड ब्रिज था, और बैलेंस ब्रिज में कन्फ्यूज़ हो जाएगा वाटर ड्रॉप कि भाई किधर जाएं। ने एग्जाम्पल जो बताया था, यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो जाएगा वाटर ड्रॉप, इधर जाएं कि इधर जाएं, क्योंकि ये बैलेंस्ड है ब्रिज, तो नेगलेक्ट कर सकते हैं। ये बात आप नोट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नोट आप कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करें कि बैलेंस कैसे समझेंगे, देख के ही समझ जाना चाहिए कि बैलेंस क्या है। तो बैलेंस कंडीशन ऑब्टेन करना, ये भी एक क्वेश्चन आता है, ऑब्टेन बैलेंस कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज। तो मैं बैलेंस कंडीशन ऑब्टेन कर देता हूँ, ठीक है। ये समझ गए मीनिंग कि बैलेंस क्या होता है। और बैलेंस ब्रिज को अब हम लोग कंडीशन ऑब्टेन कर लेते हैं। चलो भाई देख लेते हैं कंडीशन कैसे। तो रिजल्ट बता रहा हूं, अभी रिजल्ट बता रहा हूं। ब्रिज को बैलेंस बोलते हैं अगर यहाँ का रेशियो कैपेसिटेंस का और यहाँ का रेशियो सेम हो, मीन्स C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C3 अपॉन C4 हो जाए तो ब्रिज इज सेट टू बी बैलेंस। अगर हमें ये दिख जाए कि 2 माइक्रोफैराड है, 4 माइक्रोफैराड है, और यहाँ पे 6 माइक्रोफैराड है और ये 12 माइक्रोफैराड है, तो बोल देंगे ब्रिज इज बैलेंस। अब ये यहाँ पे 5 माइक्रोफैराड हो या 7 माइक्रोफैराड हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ इसको अब देखो, 2/4 हाफ हो गया, 2/4 हाफ हो गया, और यहाँ 6/12 हाफ हो गया। दोनों रेशियो सेम है, C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4, तो ब्रिज इज बैलेंस्ड, ठीक है। ये कंडीशन है, कंडीशन फॉर बैलेंस्ड ब्रिज, बैलेंस ब्रिज का कंडीशन है। अब ध्यान देना, इसको ऐसे भी देख सकते हैं,
C1, अब ये C3 को इधर ले आए, C2 को उधर ले आए, तो ऐसा भी लिख सकते हैं C1/C3 इज इक्वल टू C2/C4। C1/C3 इज इक्वल टू C2/C4। मतलब बैलेंस देखने के लिए आपको क्या देखने की ज़रूरत है कि ये रेशियो इज इक्वल टू ये रेशियो है कि नहीं, या ये रेशियो इक्वल टू ये रेशियो है कि नहीं। ये रेशियो देखा हाफ, ये रेशियो देखा हाफ, इधर वाला रेशियो देखेंगे 2/6 1/3, यहाँ देखेंगे 4/12 1/3, तो ये भी बैलेंस। मतलब यहाँ से रेशियो चेक करो या यहाँ से रेशियो चेक करो, बैलेंस होना है तो हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब यही है, ये मतलब ये और ये मतलब ये, तो इसलिए बैलेंस होगा। तो ये देख करके बता सकते हैं हम लोग कि अच्छा कैपेसिटेंस का रेशियो इक्वल है या नहीं। अगर रेशियो इक्वल है तो बैलेंस्ड है, और बैलेंस है तो इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। अब ये सोचेंगे कंडीशन कहाँ से आया, तो अभी तो मैं रिजल्ट बताया हूँ, कंडीशन ऑब्टेन कर देता हूँ भाई। देखो भाई, अगर बैलेंस्ड है, इफ बैलेंस्ड ब्रिज, इसका मतलब हुआ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस है, ऐसा लिख देते हैं पहले। इसका मतलब हुआ Vm इज इक्वल टू Vn, और ये होने का मीनिंग है, Vm इज इक्वल टू Vm होने का मीनिंग है कि A और M के अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लो ये 10 वोल्ट है और ये 3 वोल्ट है, तो बैलेंस है तो ये भी 3 वोल्ट है, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, C1 के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 10 और -3 7 वोल्ट। इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया 10 और इधर 3 7 वोल्ट, और इधर का मान लो ये है 1 वोल्ट, तो इधर हो गया पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस, वो हो गया 3 - 1 2, और इसके लिए भी हो गया 3 - 1 दैट इज 2, तो इसके लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम। इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ये बैलेंस है, दोनों सेम ही है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ये पोटेंशियल डिफरेंस, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AM विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AN। AM और AN के अक्रॉस सेम होगा, एंड ये भी कि M और B के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस M और B के अक्रॉस वही होगा जो पोटेंशियल डिफरेंस N और B के अक्रॉस होगा। अगर ब्रिज बैलेंस है तो ये है, और ये होने का मतलब है ये है, और ये होने का मतलब है, देखो A और M के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, A और M के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो हम लोग छोटा सा काम पहले कर लेंगे तो इक्वेशन लिखना आसान हो जाएगा। तो एक इक्वेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। अगर इस पे Q1 चार्ज आया और इस पे Q2 चार्ज आया, अगर ये बैलेंस्ड है तो इस पे चार्ज 0 आया, और ये Q1 है तो ये -Q1 है, ये वाला प्लेट, और ये Q1 है, ध्यान देना, तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे क्योंकि बीच में तो कुछ आया ही नहीं, ब्रांच दिख रहा है बट ये इफेक्टिवली नहीं है, डिसकनेक्टेड है, समझो है ही नहीं, समझो। तो ये Q1 है तो ये पूरा का पूरा Q1 यहाँ अपीयर होगा, और ये -Q1 यहाँ अपीयर होगा। मतलब इधर से I1 करंट चला, Q1 इसको चार्ज कर दिया, Q1 इसको चार्ज कर दिया, इस तरह से चार्ज करके आ गए। इधर से ये Q2 आया तो इधर -Q2 होना ज़रूरी है, और ये -Q2 होगा तो ये वाला +Q2 होगा, और ये वाला फिर -Q2 होगा, ये ऐसे होना है। सो Q1 आया, Q1 -Q1 Q1 -Q1 कर दिया, इन दोनों पे सेम चार्ज, इन दोनों पे सेम चार्ज, ऐसे होगा क्योंकि बीच वाले में चार्ज 0 है, बीच वाले में कोई चार्ज नहीं है। तो अब मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस A और M के अक्रॉस। मैं इसलिए यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस चाहिए, तभी तो कैपेसिटेंस में रिलेशन निकाल पाएंगे। तो ये पोटेंशियल बैलेंस होने का मतलब है ये पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू ये, एंड ये पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू ये, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, Q1/C1 है। क्यों? क्योंकि Q होता है CV, Q होता है CV, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है Q/C। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस जो है VAM वो है Q1/C1। तो यहाँ मैं लिखूँगा, इसको लिख रहा हूँ पहले, Q1/C1 इज इक्वल टू VAN, AN में क्या लिखेंगे, AN में Q2/C2, एंड VMB, MB में लिखेंगे Q1/C3, और NB में लिखेंगे Q2/C4, ऐसा लिखेंगे। मीन्स बैलेंस है तो ये है, और ये है तो ये है, और ये है तो ये है।
और ये है तो एक चीज़ और हम लोग लिख सकते हैं, बस 2 सेंटेंस में ये हो जाएगा काम इसका फिनिश। क्या लिख सकते हैं? अब देखो, अगर ये है तो यहाँ से मैं लिखूँगा, ऊपर वाले में लिख रहा हूँ Q1/Q2 इज इक्वल टू Q1/Q2 इज इक्वल टू C1 उधर ले जाएंगे C1/C2। यहाँ से अगर लिखें तो यहाँ से तो लिखा तो ये मिला, और यहाँ से लिखें तो Q1/Q2 को इधर लाएं, Q1/Q2 इज इक्वल टू ये लिखेंगे तो C3/C4। तो अगर ये है तो हम लोग बैलेंस था तो ये है तो ये, और ये है तो ये, और ये है तो Q1/Q2 को अगर हम लोग लिखते हैं तो ये आया C1/C2 यहाँ से, और ये भी तो है यानी कि C3/C4 भी है। इट मीन्स ये पकड़ लिया हमने, C1/C2 इक्वल टू C3/C4, C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4। लॉजिक क्या हुआ वो ज़रा समझो, ये रिज़ल्ट है, और ये अगर आ गया तो तुम्हारे पास ये भी है भाई। इट मीन्स C1/C3, C3 को इधर ले आए, इज इक्वल टू C2/C4, ये भी होगा भाई। लॉजिक क्या हुआ वो ध्यान से सब लोग सुन लो। अगर बैलेंस्ड है तो ये है, और ये है तो ये है, ये है तो ये है, और ये है तो ये है दोनों, और ये दोनों है तो इसका मतलब ये है, और ये है तो ये है। इसलिए अगर ये दिख जाए तो बैलेंस्ड है, बैलेंस था तो ये है तो ये है, तो यही दिख जाए तो बैलेंस्ड है। अगर दुश्मनी होगी दो में तो गाली देंगे, फिर मारपीट होगी। मारपीट ही दिख जाए तो इसके पहले गाली दिए होंगे, उसके पहले दुश्मनी हुआ होगा। दुश्मन है तो मिलेंगे तो गाली देंगे, फिर मारपीट होगी। मारपीट ही दिख गया तो गाली दिए हैं, दुश्मन थे। तो इसलिए अगर बैलेंस है तो ये है, ये है तो ये है, ये है तो ये है, तो यही दिख जाए तो बैलेंस्ड है। बोलो भाई, ठीक है? भुवनेश क्लियर हुआ? चिराग? Yes, sir.